हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। चलो चलो आ जाओ। चलो वैसे मैंने फैन की स्पीड कम कर दिया, अभी वो एकदम डायरेक्ट हवा नहीं आएगी, ठीक है। चलो चलिए दोस्तों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या है दोस्तों? ऑडिट। चलिए, तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों आज अपन जो करेंगे वो अपने मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 करेंगे। काफी सारी चीजें अपनी यहाँ पर हो चुकी हैं, कुछ चीजें अपनी बची हैं, उन्हीं को ही कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे भाई सबसे पहली चीज अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ऐसे 210 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 220 जो रहेगा वो आज अपन करेंगे। इसके अंतर्गत इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर बातें होने वाली है किसकी? इंडिपेंडेंस की, क्वालिटी की, एथिक्स की, इनके बारे में बातचीत होने वाली है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज यहां पर दिया हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आप देख पा रहे होंगे, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, IOCP2 प्लस इंडिपेंडेंस। तो अगर एग्जाम में आपके पास ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, तो आप यही बताएंगे IOCP2 प्लस इंडिपेंडेंस, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर अपन इंडिपेंडेंस के बारे में भी पूरा पढ़ चुका है कि इंडिपेंडेंस दो जगह से होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो उसमें थ्रेड्स भी होते हैं, अलग अलग 5 प्रकार के थ्रेड्स अपन ने देखे थे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड और इंटिमिडेशन थ्रेड। ये सारे थ्रेड्स के बारे में अपन ने फर्स्ट चैप्टर में जो है दोस्तों पढ़ाई कर लिया था। क्या आपको याद आ रहा है? चलिए, इसके बाद अपन ने सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस भी पढ़ लिया था। याद होगा अगर आपको कि भाई इंडिपेंडेंस से हमें सेफगार्ड कैसे करना है, मतलब सेफगार्ड कैसे रखना है इंडिपेंडेंस को, तो उस पर 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 पॉइंट पर तो इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया, तो 3 पॉइंट बताए गए थे इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कैसे करेंगे। याद आ रहा है? चलिए, इसके अलावा अपन एक कंसेप्ट और पढ़ा है जिसका नाम क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? एन एटीट्यूड हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड। वेरी गुड। तो इसके थ्रू कुछ चीजें होती थी, जैसे अपन अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को क्या नहीं करते थे? ओवर लुक नहीं करते थे, ओवर जनरलाइज नहीं करते थे, ठीक है। तो ये जो चीजें, फिर व्हाइल डिटरमाइनिंग NTE अपन ज्यादा अच्छे से क्या रखते थे? ध्यान रखते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अपन ने कहां पढ़ी थी बताइए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में। बताइए, कोई भी डाउट इसमें? पक्का फिक्स है? चलिए, इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बाद, हमने बातें किया था किसके बारे में? ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। याद आ रहा है कि जिसमें प्री कंडीशन पढ़े थे कि भैया जो मैनेजमेंट है उसे एक्सेप्टेबल FRF यूज किया है कि नहीं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो मैनेजमेंट है भाई वो ढंग से चीजों को समझ पाया है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों, इसमें अपन ने एक और चीज बात किया था कि LOE दिया जाता है। व्हाट इज LOE? लेटर ऑफ एंगेजमेंट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो था भाई कि रिकरिंग ऑडिट में क्या बार बार LOE देना पड़ेगा? क्या नहीं देना पड़ता, लेकिन कुछ कुछ केसेस में देना पड़ता है। वो सारी चीजें थी, याद आ रहा है? ये पूरा 210 चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। बोलो, ये देखो, ये अपन ने पढ़ा था ना, टर्म्स इन रिकरिंग। नहीं, रिकरिंग ऑडिट के अंतर्गत क्या सब कुछ दिख रहा है आपको? चलिए, अब आते हैं मेन चीज पर जो कि अपन ने पढ़ी नहीं है, जिसका नाम है ऑडिट की क्वालिटी। ऑडिट की क्वालिटी के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, आज क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी जगह की बात की जाए, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, हर जगह क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? क्वालिटी। क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड्स है जिस पर बातचीत की जाएगी। एक है SQC1 और एक है SA220। SQC1 और SA220 ये बात करते क्वालिटी के बारे में। इसके अंदर भी अगर मैं SA220 की बात करूं तो यह बात करता है एक पर्टिकुलर ऑडिट की क्वालिटी, और SQC1 बात करता है ऑडिट फर्म की क्वालिटी। समझ में आ रहा है? एक हो जाता है नाहटा क्लासेस की क्वालिटी और एक हो जाता है नाहटा क्लासेस में ऑडिट सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसकी क्वालिटी। तो आज अगर देखा जाए तो नाहटा क्लासेस में अगर क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, वो परंपरा है, स्टैंडर्ड है, तो चांसेस आर वेरी मच कि नाहटा क्लासेस अगर क्वालिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होता है कि भाई ये लोग क्वालिटी को इज्जत देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी को इज्जत हर इंडिविजुअल लेवल पे देते होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप क्वालिटी को इज्जत दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या आ जाएगी? क्वालिटी आ जाएगी। बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि एक पर्टिकुलर अगर हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे और पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, अपने ऐसे 230 पढ़ा था, याद है? क्या नाम है? 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में अपन ने पढ़ा था कि जैसे ही आपके ऑडिट पेपर्स बन जाए आपने उसे बाउंड कर लेना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। और ये 60 दिन किसने सिखाया था? SQC1 ने। SQC1 ये बोलता है भाई क्वालिटी को मेंटेन करना है तो जो भी ऑडिट पेपर इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं उनको 60 दिन में ले और बाउंड कर दे, इसी से तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो ये सिखा रहा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। और जब हम बात करेंगे ऐसे 220 की तो वो सिखाएगा एक ऑडिट लेवल पर। एक ऑडिट लेवल पर अगर हम बात करें तो कभी भी कोई भी ऑडिट फर्म में अगर कोई कंपनी का ऑडिट आता है तो कंसेप्ट ऐसा होता है कि एक होता है पहले सीनियर ऑडिटर जो कि मेन होता है बॉस, उसके नीचे एक इंसान अपॉइंट किया जाता है जिसे बोलते हैं ईपी, एंगेजमेंट पार्टनर, और उसके नीचे होती है ईटी, एंगेजमेंट टीम। कितने लोग होते हैं? 3। पहला सीनियर ऑडिटर, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम। जो सीनियर पार्टनर है भाई वो तो भाई बैठा हुआ है क्योंकि वो है 60-70 साल का आदमी जिसने भाई जिंदगी जी ली है, सीए फर्म में बहुत मेहनत करके उसको ब्रांड बनाया है और अब वो अपने से नीचे जो छोटा छोटा सीए लोग हैं उन लोगों से काम करा करके अपने ब्रांड को बचा रहा है। तो जैसे ही आया ऑडिट कि भैया सुजुलॉन एनर्जी का हमारे पास ऑडिट आया तो हम क्या करेंगे, हम एक ईपी को उठाएंगे, एंगेजमेंट पार्टनर को, जो कि मैनेजर कैटेगरी का होगा, चार्टेड अकाउंटेंट ही है बट मैनेजर बोलेंगे अपन उसको। वो क्या करेगा, वो टीम बनाएगा पूरी कि भैया सुजुलॉन एनर्जी का ऑडिट है, अच्छा लिस्टेड कंपनी है, ठीक है भैया मिस्टर राहुल को लिस्टेड कंपनी का आइडिया है, इनको अंदर रख लो टीम में। ओके फॉर एग्जांपल मान लो एनर्जी सेक्टर पे भाई पिछली बार अदानी पावर्स का ऑडिट करने, टाटा पावर्स का भी ऑडिट हमारे पास था, हर्षित दोनों ऑडिट में था, चलो भाई सुजुलॉन एनर्जी में इसको भी रख लिया जाए। फिर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम है, फटाफट काम करता है, बहुत सिंसियर है, गोल ओरिएंटेड है, तो चलो भाई अपन ने साक्षी को अंदर कर लिया। ऐसे करते करते अपन ने क्या कर लिया, 3-4 लोगों की या 5-10 लोगों की या 20-25 लोगों की या 40-50 लोगों की एज पर योर नीड आपने क्या कर दिया, ह्यूमन रिसोर्सेस को ले लिया। या ह्यूमन रिसोर्सेस को अपन बोलते हैं एंगेजमेंट टीम। तो ऊपर होता है सीनियर पार्टनर, नीचे होता है एंगेजमेंट पार्टनर और उसके नीचे होती है एंगेजमेंट टीम। ये एंगेजमेंट टीम किसके पास जाएगी? क्लाइंट के पास जाएगी, ऑब्वियस बात है। अभी क्लाइंट के पास जाएगी और क्लाइंट के पास जाकर के क्या करेगी, काम को चालू करेगी। और ये काम पूरा किसने सिखाया होगा, बताओ ना? एंगेजमेंट पार्टनर ने सिखाया होगा। एंगेजमेंट पार्टनर ने बताया होगा कि भैया काम को कैसे करना है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो बेसिकली सीनियर पार्टनर ने पॉलिसी बनाई होगी। अगर हम बात करें, ये रहा दोस्तों आपके सामने सीनियर पार्टनर, ये रहा आपके सामने दोस्तों एंगेजमेंट पार्टनर, और ये रही आपकी एंगेजमेंट टीम। और ये पूरी टीम कहाँ जाएगी बेटा? आप क्लाइंट के ऑफिस में, और ये लोग वहां चालू करेंगे ऑडिट। इस ऑडिट का पूरा माई बाप कौन होगा? एंगेजमेंट पार्टनर। सीनियर पार्टनर 70 साल का आदमी, देख रहे हो बेटा, वो बैठा हुआ है, वो उसको ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ उसका, वो बच्चों से डील नहीं करेगा, नहीं तो बेटा उसको गोलियां खा खा के मर जाएगा। वो आपसे डील करने की बारी आई तो समझ में आएगी नहीं आया, इसलिए वो कैबिन में बैठा है बेटा, शेयर मार्केट देख रहा है, वो उसको काम सब कोई लगाव भी नहीं रह गया, इसीलिए उसने किसको रखा है बताइए? एंगेजमेंट पार्टनर को। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आप भी जब किसी सीए फर्म में जाओगे ना, आपके भी एक भैया होंगे, एक सर होंगे जिनको आप रिपोर्ट करते होगे। आपको सीधा सीए के कैबिन में घुसने नहीं मिलता होगा, जो टॉप मोस्ट सीए होगा उस फर्म का, शायद आपने उनको देखोगे भी नहीं। अगर आप कहीं बड़ी फर्म में जाओगे तो आप बोलोगे ना कि बॉस कौन है यहाँ का, तो बॉस देखने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके फ्लोर पे बैठेगा भी नहीं, उसका फ्लोर अलग ही होगा। अरे समझ में आया? लिफ्ट सीधा उन्हीं की फ्लोर पे जाती है, तुम्हारी फ्लोर पे रुकती भी नहीं है, क्योंकि तुमको सीढ़ी से भेजेंगे। अरे आया कि नहीं आया? तो ऑन डेट बेसिस बॉस का कैबिन अलग ही होगा। तुम्हारे साथ बैठेंगे एक सर, जिन्हें तुम सर करके बात करोगे, भैया होंगे 30-35 साल का कोई बंदा होगा जो कि एकदम यंग होगा, सीए बने हुए 10-20 साल हुए होंगे, ऐसा आदमी आपको पूरा गाइड करता रहेगा, सारी रिपोर्टिंग आपको उनको करनी पड़ेगी। अरे गेटिंग अप माय पॉइंट? और ये आदमी एक ही ऑडिट को मैनेज करेगा कि मल्टीपल ऑडिट को? मल्टीपल ऑडिट को। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो होगा, ये अदानी पावर्स को भी मैनेज कर रहा होगा, टाटा पावर्स को भी मैनेज कर रहा होगा, सुजुलॉन एनर्जी को भी मैनेज कर रहा होगा। तो ये कौन होगा बताइए? एंगेजमेंट पार्टनर। अब एंगेजमेंट पार्टनर की पूरी ड्यूटी रहेगी कि वो क्या करे? ऑडिट को अच्छे से परफॉर्म करे, क्वालिटी को मेंटेन करना इन्हीं का ही काम है बस। तो सारा सरदर्द किसका हो गया? एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर को पहले टीम ढूंढनी होगी, और टीम में उसे ये देखना होगा ऐसे ही लोग मेरी टीम का हिस्सा बने जिन लोगों के अंतर्गत IOCP2 प्लस इंडिपेंडेंस है। व्हाट इज दिस IOCP2? इंटीग्रिटी,
ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज जिस इंसान के अंदर होगी उसी को ही वो क्या करेगा, चूज करेगा। प्लस टीम को कुछ ज्ञान देगा, लीडरशिप। लीडरशिप ये बताएगा भाई उनको कि भैया सुनो, पहली चीज कि हमें ऑडिट अच्छा करना है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना है जो तुम्हें अच्छे नाटा ने पढ़ाए हैं, समझ में आए तो उनके हिसाब से पूरा काम करना है। जो रिपोर्ट देनी है वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देनी है। कैसी रिपोर्ट देनी है? एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देनी है। तीसरी चीज, डरना नहीं। राहुल, डरने की कोई जरूरत नहीं। भले ही तुम क्लाइंट के ऑफिस में बैठे हो, क्लाइंट की गलतियां निकाल रहे हो, लेकिन बिल्कुल मत डरना, क्लाइंट की गलतियां निकालते समय भी क्लाइंट तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। समझ में आया? तो क्लाइंट कुछ नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा है ना, उसी के प्रेमाइसेस पे बैठे उसी की गलतियां बता रहे, तो हमें डर लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी कुछ नहीं, कोई फ्रॉड मिले, कोई एरर मिले, एकदम आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और राहुल, अगर इसके लिए शहीद भी हो जाना पड़े तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। क्वालिटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर ऑडिट। तो ये चार बातें कौन सिखाएगा बताइए? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर आपको सिखाएगा कि भैया रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करने को होना चाहिए, विदाउट फियर आप कोई भी कंसर्न को रेज कर सकते हैं। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब एंगेजमेंट पार्टनर किसको बताएगा बेटा? एंगेजमेंट टीम को बताएगा। अरे आया कि नहीं आया? पक्का। और फिर ये लोग कहां जाएंगे बताइए? क्लाइंट के ऑफिस। क्या ये बात समझ में? पक्का। अच्छा, अब ये जब टीम को चूज करेगा एक्चुअली में, तो टीम को भी चूज करने से पहले ऑडिट को लेना है कि नहीं लेना ये भी तो देखना पड़ेगा। टीम तो बात की बात है, पहले तो ऑडिट को लें कि नहीं ले। सर क्यों ना लें, आया है ऑडिट, बेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई फैक्टर दिख रहा है जिसके कारण लग रहा है आगे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, तो अपने को वो काम नहीं लेना चाहिए। या तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सेफगार्ड कर पाए किसको? इंडिपेंडेंस को। इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कर पाए। कहीं वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो उसको सेफगार्ड करना पड़ेगा, अपनी इंडिपेंडेंस सेफगार्डेड रहनी चाहिए। तो या तो वो करो। एग्जांपल के नाम पर हमारा जो सीनियर एक और पार्टनर है, उसने आईटीसी के सुज़लोन के क्या लेकर के बैठे? शेल लेके बैठा है, और सुज़लोन का ही काम हमारे पास आ गया। उसको बोलो बेच, पूरे शेयर्स बेच, नहीं तो ऑडिट ही नहीं उठा पाएंगे। गेटिंग अ माय पॉइंट? क्योंकि हमारे लिए क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। सर लेकिन वो मैनेजर थोड़ी ना जाएगा। अरे भाई, उस सीए फर्म में एक भी आदमी रहेगा और उसका अगर स्टेक है किसमें? कंपनी में, तो वो कंपनी की एडवर्स रिपोर्टिंग में हमको साइन करने नहीं देगा, खामा का प्रेशराइजिंग होगा। भैया अलग करवाओ, पहले सेफगार्ड करो। वो बेचने को तैयार है, वो बोल रहा नहीं साहब मैं नहीं बेचूंगा, कोई तकलीफ है, ऑडिट मत उठाओ, जाने दो। गेटिंग अ माय पॉइंट? गेटिंग अ माय पॉइंट? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियसली हमने इनका ऑडिट किया था, तो प्रीवियसली तो कर लिया था लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिंदगी की, क्योंकि ये लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत नाटक करते हैं, फाइल्स नहीं देते, वाउचर नहीं देते, रुला रुला करके इन्होंने हमारा ऑडिट कराया। जो स्ट्रैटेजी और प्लान बना करके गए थे पूरा चौपट कर दिया। इसके चक्कर में हमारा पूरा दूसरा ऑडिट भी क्या हो गया? बिगड़ गया। अरे आया कि नहीं आया? आज मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, वहां पे वो लोग फाइल ही नहीं दे रहे, वाउचर ही नहीं दे रहे, सिस्टम का एक्सेस ही नहीं दे रहे, मेरे को बैठा के रख रहे। भाई मेरी पूरी प्लानिंग है ना, मेरी प्लानिंग है कि आज इस कार्य के बाद मेरे को ये वाला ऑडिट उठाना है, ये वाला ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ, नहीं मैं ये नहीं उठा पा रहा हूं, ये भी बर्बाद हुआ, ये भी बर्बाद हुआ। कारण मैं नहीं था, कारण कौन था? क्लाइंट। ऐसे लोगों का ऑडिट करना है कि नहीं करना पहले सोच लेने का, क्योंकि फिर अपन क्वालिटी को क्या नहीं कर पाएंगे? मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये सब कौन सोच रहा है बोलो ना? एंगेजमेंट पार्टनर। ये सब कुछ एंगेजमेंट पार्टनर सोचेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा SA220 अपन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको SA220, क्या आपको दिख रहा है? यस। क्या बोला गया यहाँ पे SA220 में? पहला, एज पर SA220 द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल। क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट इज एंगेजमेंट लेवल? ऑडिट लेवल। एंगेजमेंट लेवल मतलब ऑडिट लेवल, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स ऑडिटर विद रीजनेबल अश्योरेंस। किस बात का अश्योरेंस? कि ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट एंड द ऑडिट रिपोर्ट इशूड इज एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। कि भैया जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी एकदम सही है, और दूसरी चीज की भाई जो ऑडिट है वो कंप्लाई कर रहा है, किसको कंप्लाई कर रहा है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को। क्या ये बात समझ में? पक्का। चलो, अब अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर 6 बातें दी गई है जो कि रोल्स है। किसके रोल्स है? ई एंगेजमेंट पार्टनर के। पढ़ेंगे क्या क्या रोल्स है, पढ़िए एक बार। कितने लोग बुक नहीं लाए? नलायको है नहीं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो मैं मंगवा दे रहा हूं, ठीक है। चलो तब तक यहां से रीड करो।
याद करो 6 उसके रोल है, कौन कौन से 6 रोल है देखेंगे। चलो 1 सेकेंड के लिए सर, चलिए सर 6 सेट। चलिए, तो अगर अपन बात करें दोस्तों, वापस से आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था क्या कि अभी इसके कितने रोल है बताइए, 6 रोल है। कौन कौन से रोल है बताइए। पहला लीडरशिप, दूसरा रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस, चौथा असाइनमेंट, पांचवा एंगेजमेंट और छठवा मॉनिटरिंग। तो पहली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लीडर बन के जाना है। किसको? एंगेजमेंट पार्टनर को। और जब लीडर बन के जाओगे तो अपनी टीम को 4 बातें समझाओगे। पहली बात क्या समझाओगे कि भैया हमें वर्क ऐसा करना है कि स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। दूसरा, हमें क्या करना है, हमें फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को क्या करना है, अप्लाई करना है। रिपोर्ट हमें क्या देनी है, एप्रोप्रिएट देनी है। एंगेजमेंट की टीम की एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट फियर। और ये फैक्ट कि अगर क्वालिटी के लिए जान भी देनी पड़ जाए तो दे देंगे। दैट इज द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये बातें वो लीडरशिप रोल में निभाएगा। कौन निभाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। The responsibility of engagement partner in relation to ethical requirement in an audit engagement are as under। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होगा। क्या, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरे को लग रहा है नीचे ऊपर ही ठीक था ना। हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो अगर अपन बात करें, अब दूसरा है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। उसको क्या देखना पड़ेगा कि हमारे यहां पर एथिकल रिक्वायरमेंट मीट आउट हो सके। व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट? इट इज IOCP2+ इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि इंडिपेंडेंस की महिमा बहुत है, उसके बारे में अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट में बोला है। तो अगर मान लीजिए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो उसे सेफगार्ड लगाना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल पर। Reporting by EP to the relevant person within the firm to determine appropriate action, which may include eliminating the activity or interests that create a threat or withdrawing from audit engagement where withdrawal is legally permitted। या फिर आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सिंपल सी बात है। चल, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या मैं क्लाइंट के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं कि नहीं, एक्सेप्ट करूं कि नहीं। एक्सेप्ट तो तब होगा जब वो पहली बार आएगा, और कंटिन्यू तो तब होगा जब वो रिकरिंग ऑडिट होगा, वापस से आ रहा है। The responsibility of an EP in this regard is on the line of SQC1। ये वाली बात अपन SQC1 में पढ़ेंगे। Which require the firm should obtain such information as it consider necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client। Information like हमें क्या क्या देखना होगा, integrity of principle होना है। ये चीज देखते समय कि हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा ईमानदारी किसकी, ओनर की। क्या कंपनी का ओनर कैसा है, क्या वो माल्या जैसा है, क्या वो नीरव मोदी जैसा है, क्या वो फॉर एग्जांपल मेहुल चौकसी जैसा है, क्या वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सहारा का जो सुब्रत रॉय है उनके जैसा है। अगर इस टाइप के लोग हैं जिनका नाम पहले से करप्शन में है, जो लोग पहले से ही भगौड़े हैं बेटा हमारे देश के, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जब आप ऑडिट कर रहे हैं या आपके पास ऑडिट आया है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो यू हैव टू सी दी व्हाट दोस्तों, प्रिंसिपल ओनर की इंटीग्रिटी। कंपिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, उनको देख रहे हो, अपने आप को भी तो देखो। अदानी का ऑडिट आ गया, 4 आर्टिकल के साथ तुम बैठे हुए, बोले अदानी का ऑडिट करने जा रहे, कहां से कर लोगे आप? बोले रिलायंस का ऑडिट आया 19 लाख करोड़ की कंपनी का, 4 आर्टिकल को लेके पहुंच गया बेटा सबको, वहीं पर ही बैठे हो दिन रात, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम भी देखो, कई बार बड़े काम को अपन को रोकना खुद ही मना करना पड़े आता है। आने को तो बड़ा बड़ा आता है, अपन को अपनी भी कंपिटेंस देखनी पड़ती है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज है या नहीं है। एंड कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। और क्या हमारे पास टाइम है कि नहीं, सिर्फ काम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, क्वालिटी बर्बाद कर दोगे बॉस। आपको बहुत प्लान्ड वे पे काम करना पड़ेगा, तो ऐसे काम लेते जाओ वैसे कंसेप्ट पर नहीं होगा। रिसोर्सेज भी होने चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, तो ही आप काम को उठाइए, नहीं तो आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
एंड कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या ये बात समझ में आई? ओके। फिर असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम को क्या दोगे? काम दोगे, और किसी को कुछ भी दे दो? नहीं, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है। अरे किसी को अपन ने जीएसटी में एक्सपर्ट किया होगा यार, किसी को अपन ने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ऑडिट में एक्सपर्ट किया होगा, किसी को अपन ने कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस में एक्सपर्ट किया होगा। ऐसा ऐसा आदमी लोग, औरत लोग को उठाओ जो अपने आर्टिकल टीम में होंगे, जिनसे अपन वो पर्टिकुलर क्या कराएंगे, काम कराएंगे। इट शुड बी एंश्योर्ड बाय ईपी दैट एंगेजमेंट टीम एंड एनी ऑडिटर एक्सपर्ट हु आर नॉट पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम collectively have the appropriate competence and capability to perform the engagement in accordance with professional standard। फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? ऑडिट करना चालू करना है, कर कौन रहा है? टीम। उसको ऊपर से देखेगा कौन? पार्टनर। तो ईपी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीएसपी, डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। He is responsible for auditor report being appropriate in the circumstances. Further review of audit documentation before issue of audit report is his responsibility। क्या बोल रही है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना किसकी जिम्मेदारी है? Engagement. He has to be ensured that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusion reached and for issuance of auditor's report. EP is also responsible for ensuring undertaking appropriate consultation on difficult and contentious matter by ET, not only within the team but also with other appropriate level. For audit of financial statement of listed entity में खास बात का ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है? कि इसमें पैसा किसका लगा है? पब्लिक का। इसके साथ जब झोल होगा ना तो पब्लिक पूरा डूब जाएगा। अरे आए कि नहीं है? देखो, नाटा क्लासेस द पार्टनरशिप फर्म, कोई गड़बड़ हुआ दो भाई डूबेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आर लिस्टेड कंपनी, वो एक अकेला परिवार नहीं डूबेगा, 35 लाख लोगों को लेकर डूबेगा। तो भाई वहां पर क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन रखना। आप सुनो ना, आपको अगर मैं क्वालिटी का इतना ज्ञान दे रहा हूं और आप क्वालिटी को मेंटेन रख पाओगे, क्या इसके कोई आसार हैं, कोई चांसेस हैं? डिपेंड्स। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया तो भी मेरे को एग्जाम लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि आप नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए जैसे यहां पर और एग्जाम लेके मैं चेक करूंगा, वैसे ही वहां ऑडिट में भी मैंने क्वालिटी का ज्ञान दे दिया, आपके लिए पॉलिसी बना दी, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर लिस्टेड एंटिटी में पैसा किसका लगा है? पब्लिक का। यहां पर एक नया आदमी क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा, जिसका नाम होगा EQCR। एक नया आदमी आया। कौन आया? EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एंगेजमेंट मतलब एक पर्टिकुलर क्या काम, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करने वाला रिव्यूअर। वो क्या करेगा? क्या देखेगा कि क्वालिटी के हिसाब से तुमने काम किया है या नहीं किया। तो तुम्हारे पीछे एकदम वेताल की तरह चिपक के बैठा रहेगा ना, क्वालिटी में काम कर रहे कि नहीं, क्वालिटी में काम कर रहे नहीं। आज उसके लिए वो क्या करेगा ऐसा कि उसको समझ में आ जाए तुमने क्वालिटी से काम किया। जो जरूरी मैटर है डॉक्यूमेंटेशन, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। आज आप समझ लो, ऑडिट फाइल देखेगा तुमने कितनी जगह प्रॉब्लम। फिर ये EQCR थोड़ा एक्सपर्ट टाइप का आदमी होगा, ये बोलेगा देख ये वाले केस में ये वाला प्रॉब्लम आता ही चाहता है। लाइक हॉस्पिटल के केस में कैश को लेकर के लफड़ा होता ही होता है फॉर एग्जाम्पल। तो वो बोलेगा बता कैश को लेकर के तुमने क्या क्या किया, पूरा प्रोसेस समझेगा मुझसे बैठ करके। फिर वो बताएगा कि भाई बताओ कहीं कहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, आपस में तुम लोगों ने कम्युनिकेट किया होगा, तो रिटर्न तुम्हारा कुछ होगा कि टीम ने तुमको कोई प्रॉब्लम बताई, बताओ कैसे सॉल्व किया तुमने उस प्रॉब्लम को। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? EQCR। और EQCR चेक करने के बाद बोलेगा हाँ साहब ये क्वालिटी को आपने मेंटेन किया, ठीक है। और फिर वो हरी झंडी दिखाएगा, उसके बाद ही तुम क्या करोगे? ऑडिट रिपोर्ट को साइन करोगे। समझ में आएगी नहीं? तो ऑडिट रिपोर्ट को साइन तभी करेंगे जब EQCR की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर EQCR की रिपोर्ट ही नहीं आई और तुम बोलो मैं तो पहले से ही क्या कर लूंगा, साइन करूंगा, तो आप साइन नहीं कर सकते। लिस्टेड एंटिटी बेटा, मैं बताया ना पार्टनरशिप फॉर्म में क्या जरूरत है, समझ में आया? अभी तो हमारे केस में काहे के लिए होगा, क्योंकि EQCR को पैसा भी तो देना पड़ेगा। अब ये पैसा भले ही एंटिटी दे, भले ही ऑडिटर दे, तो दिक्कत तो जाएगी जाएगी।
हालांकि एंटिटी नहीं देगा, ऑडिटर ही देगा, क्योंकि ये ऐसे 220 ऑडिट के ऊपर अप्लाई होता है, तो ऑडिटर को देना पड़ेगा। अब EQCR होगा कौन? EQCR कोई भी आदमी हो सकता है, जो कि हमारे फर्म का भी बंदा हो सकता है। लाइक प्रतीक सर क्या है, मेरे काम को चेक करते हैं, बोलते बता भाई तूने बैच कैसा पढ़ा है, तो मैं उन्हें दिखाता हूँ, देखो भैया ये नोट्स बनाए, ये क्वेश्चन बैंक है, ये बुक है, ये चार्ट बुक है, हमने ये किया, बच्चों से ये बनवाया, तो वो उन्हें मेरा समझ में आता है इसने क्वालिटेटिव काम किया कि नहीं किया। तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें लग रहा है फॉर्म में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो हम बाहर से भी किसी को क्या करवा सकते हैं, अपॉइंट करा सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी फर्म जरूर करती है, लाइक PwC, KPMG, E&Y, इन लोग करते हैं EQCR वाला काम। कारण क्या है पता है? क्योंकि होता ही है कि आज अगर KPMG, आज PwC ने क्या किया, सत्यम का ऑडिट किया, और सत्यम का ऑडिट करते समय फॉर एग्जाम्पल कांड हो गया, तो कांड हुआ तो किसका नाम बर्बाद हुआ? किसका नाम बर्बाद हुआ बताइए? अगर सत्यम में कांड हुआ तो ऑडिटर में किसका नाम बर्बाद हुआ? PwC का। किया था 2 लोगों ने, बर्बाद कौन हो गई? पूरी की पूरी फर्म। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का अच्छे से? चल चलिए, तो आएंगे दोस्तों, पेज नंबर कौन सा है? 11.33 दिख रहा है? तो यहां पर अब मैं आपको यही बता रहा था क्या, कि भाई EQCR का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। क्यों होता है मैंने ये बताया, क्योंकि कई बार फर्म काम करती है, सॉरी पार्टनर काम करता है, लेकिन बर्बाद कौन हो जाती है बताओ? फर्म हो जाती है। अरे यस और नो? चलिए, तो क्या लिखा है? EPS द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर DSR, ये तो अपन ने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी अपन पढ़ रहे थे। ABC पॉइंट दिख रहे हैं? पढ़ो वहां पे ABC पॉइंट में क्या दिया हुआ है। जल्दी ABC पॉइंट पढ़ेंगे। बताएंगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है? पहला क्या लिखा है? उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या EQCR जो है वो अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके साथ अपन डिस्कस करेंगे क्या, सिग्निफिकेंट मैटर्स को। और फिर ये बोल दिया ऑडिट रिपोर्ट को साइन तब तक नहीं करना, डेट तब तक नहीं करना जब तक EQCR का रिपोर्ट फाइनल ना हो जाए। समझ में? If difference of opinion arises within team with those who consulted or where applicable between the EP and EQCR, the ET shall follow the firm's policy and procedure for dealing with and resolving the differences of opinion. क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताएंगे? मॉनिटरिंग। व्हाट इज दिस मॉनिटरिंग दोस्तों? देखना, ठीक है, आज देखना, पूरे काम को देखना। तो क्वालिटी कंट्रोल में, एक अच्छे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में मॉनिटरिंग के प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग के प्रोसेस से ही अपन को समझ में आता है कि भाई रीजनेबल, क्या बोला गया, प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद अ रीजनेबल assurance that its policy and procedure relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively. The EP shall consider the results of firm's monitoring process as evidence in the latest information circulated by the firm. और उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये है 4 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है।
यहां पे सीधे आ जाते हैं। द ईपी शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे पहला इशू आइडेंटिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, हाउ दे वर रिजॉल्व। कौन कौन से इश्यूज आए थे एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के कि भैया इंटीग्रिटी को लेकर, इंडिपेंडेंस को लेकर, और हमने उसे कैसे रिजॉल्व किया। Conclusion on compliance with independence requirement that apply to the audit engagement and any relevant discussion with the firm that support these conclusion। कैसा अपन ने conclusion क्या रहा, किसके ऊपर, independence requirement के ऊपर, कि कैसे हम comply कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या किया, उसके ऊपर आपको बताना है। Conclusion reached regarding acceptance and continuation, कि भैया हमने कैसे सोचा कि हमें accept करना है, कैसे सोचा कि हमें कंटिन्यू करना है, एंड द नेचर एंड स्कोप एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये चार चीजें जो है दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो ईपी को ये डॉक्यूमेंट करना है क्या, फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। बोलो पक्का अच्छे से चलो। सो दिस वाज अबाउट SA 220। लेकिन जितना आसानी से अपन SA 220 पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा है क्योंकि SA 220 की बहुत सारी चीजें कहाँ दी हुई है, SQC 1 में। कहाँ दिए बेटा, SQC 1 में। तो अपन को एक बार SQC 1 पहले अच्छे से देखेंगे तो आपका पूरा SA 220 की भी बातें अब आपको गहराई में समझ में आएंगी। चल, तो अगर अपन बात करें दोस्तों किसकी, SQC 1 के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको आना होगा पेज नंबर 11.25 में। आ गए क्या? चल, सबसे पहला पेज बेटा, यस। SQC 1 का पहले पूरा नाम देखेंगे, क्या बोल रहा है। अब ऐसे 220 का नाम देखो, यहां लिखा है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट। वहां लिखा है क्वालिटी कंट्रोल, अंतर क्या, ये ओवरऑल बातें कर रहा है। अगेन मैं बोला ना, नाटा क्लासेस की ओवरऑल क्वालिटी और ऑडिट सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं उसमें अच्छे नाटा कैसा पढ़ा था वो क्वालिटी, दोनों में अपन को बातें कुछ जगह सेम सेम दिखेगी, कुछ जगह पर अलग अलग एफर्ट्स दिखेंगे। तो अभी अपन जो बात करने वाले हैं वो SQC 1 की कर रहे हैं कि पूरे फर्म में क्वालिटी को कैसे मैनेज करोगे। तो SQC 1 requires that the firm should establish a system of what दोस्तों, quality control designed to provide it reasonable assurance that the firm and its personnel comply with professional standard and regulatory and legal requirement, and that report issued by the firm or EP are appropriate in the circumstances. Firm system of quality control should consist of policy designed to achieve these ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके अंतर्गत अगेन आप देख पा रहे हैं एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या देखा देखा शोना शोना लग रहा है, यस। क्या अपन ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईपी पढ़ी थी वही यही है, लीडरशिप, एथिकल, एक्सेप्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट और मॉनिटरिंग। बोला गया क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल। जो भी आप क्वालिटी कंट्रोल बनाएंगे, आज बेटा हर बड़ी फर्म का है एग्जाम्पल, अगर आप KPMG में जाएंगे तो आपको एक किताब दी जाएगी जिसका नाम है कैम्प। जिसका नाम क्या है? कैम्प, KPMG ऑडिट मेथोडोलॉजी बुक। समझ में आ गया? ये आपको सबसे पहले दी जाएगी बेटा वहां जाते साथे, ताकि आप बैठ करके पूरा पढ़ लो हमारी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से रहना है, क्या हमारे यहाँ पे संस्कार है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या परंपरा है, क्या अनुशासन है। ये सबको वहां पर उन्होंने एक साथ क्या कर दिया, लिख दिया है, ताकि आप अपने मनमर्जी का कुछ ना करें। इतने साल हो गए फर्म को चला रहे हैं, इंडिया की टॉप लेवल फर्म्स में काउंट हो रहे हैं, हमको पता है कि काम कैसे करना है, क्या क्या तकलीफें आएंगी। हर एक सवाल जो तुम्हारे जहन में उठ सकता है उसका जवाब कैम्प में लिखा है, और वो इसीलिए लिखा है ताकि क्वालिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल। बाय कम्युनिकेटिंग द फर्म रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन इट्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम इट्स पर्सनल। Therefore, the firm encourages its personnel to communicate their views or concerns on quality control matter. अब यहां पे देखेंगे वो 5 चीजें हैं बेटा। पहली चीज क्या बताइए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहला
लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या बोल दिया, SQC1 रिक्वायर द फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। भैया आपको अपने इंटरनल कल्चर ऐसा बनाना है जिसमें यह बताना है कि क्वालिटी एसेंशियल है, इसके लिए शहीद भी हो जाए तो चलेगा। सच पॉलिसी, क्या बोला गया, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड रिक्वायर द फर्म CEO or the firm managing partner to assume the ultimate responsibility for the firm system of quality control। क्या समझ में आया कि भाई ultimate responsibility किसकी रहेगी, CEO की, मैनेजिंग पार्टनर की। The example set up by firms leader encourages an inner culture। ऑब्वियस ही बात है, जो लीडर जो एग्जाम्पल सेट करता है, अगर लीडर ढंग से काम करता है, लीडर दिन रात लगा हुआ है, लीडर बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसके फॉलोअर्स भी मेहनत करेंगे। समझ आया? तो फर्म का लीडर ऐसा होना चाहिए ना, वो पॉलिसी बनाए और सबको भी क्या करे, खुद भी अच्छे से मैनेज करे उस पॉलिसी को, मेंटेन करे पॉलिसी को, तो पूरी टीम भी पीछे पीछे वो करेगी। Further, person assigned operational responsibility for quality control by the firm CEO or MD should have sufficient and appropriate experience। जिनको आप काम सौंपे, कम से कम उनको वो काम करने की समझदारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। किसी को भी कुछ भी पकड़ा दोगे दिक्कत हो जाएगी। तो क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करना है, सबसे पहली चीज है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें अपन ने दो बातें मेन पढ़ी है कि पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, CEO की, मैनेजिंग पार्टनर की, और उन्हीं को इसे फॉलो करना होगा ताकि पूरी टीम भी फॉलो करे। और अगर वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट के कोई काम उनको देते हैं तो एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। बोलो, चलिए नेक्स्ट क्या, एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में आप मुझे बताएंगे कौन कौन से एथिकल रिक्वायरमेंट होते हैं। वेरी गुड, कौन कौन से हैं, IOCP2 प्लस इंडिपेंडेंस, वही चीजें यहां पर भी लिखी है। द कोड एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल वर्क दोस्तों ethics, which include integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality. Observance of independence in all engagement is the basic requirement. The firm should establish policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that the firm, its personnel, maintain independence wherever required by the code. Such policy and procedure should enable the firm to communicate independence requirement to its पर्सनल, कि भैया वो अपने पर्सनल डेट इज अपने लोगों को इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट बताएं। एंड आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट कोई सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप जो क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, थ्रेट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अगर ऐसा कुछ है तो भाई देखें, और फिर उसके लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे क्या करें, एलिमिनेट करें, रिड्यूस करें, सेफगार्ड करें, नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉ कर दें। वही तो लिखा है पक्का। There should exist a mechanism in the firm by which EP provide the firm with relevant information about client engagement and personnel of firm, promptly notify the firm of circumstances and relationship that create a threat to the independence. All breaches of independence should be promptly notified to the firm for appropriate action. Its objective is to ensure that independence requirements are satisfied. At least annually, the firm should obtain written confirmation of compliance of its policies and procedure independence from firm personnel required to be independent in terms of requirement of the code। नहीं समझ में आया ये क्या बोलना चाहता है, कि एटलीस्ट हर साल एक बार रिटन कंफर्मेशन लो कि हाँ भाई हमने सारी पॉलिसीज को क्या किया, फॉलो किया है। समझ में आ रहा है? अभी रिटन कंफर्मेशन देख करके ये मत सोचने लग जाना कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से लेना है। हम किसकी बातें कर रहे हैं, ऑडिट फर्म की बात कर रहे हैं, तो ऑडिट फर्म के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? एटलीस्ट एनुअली फर्म शुड ऑब्टेन व्हाट दोस्तों, रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ इट्स पॉलिसी प्रोसीजर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल इट्स फर्म पर्सनल। जो लोग हैं ना वहां के, उनसे अपन बोल रहे हैं कि भैया तुम पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो बताओ, और तुम लोग इंडिपेंडेंट हो बताओ। ये अपन अपने ही लोगों से क्या ले रहे हैं, रिटन कंफर्मेशन। ओके चलिए, क्या ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अगर क्लाइंट के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या देखना होगा, क्लाइंट की ईमानदारी। याद आ रहा है, इंटीग्रिटी। यस, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंस, और फिर नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, फर्म को यह भी देखना पड़ेगा कि भैया उसे क्या नया काम लेना है कि नहीं लेना, कि पुराना जो काम है
उसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। क्या ये बात समझ में? With regard to integrity of a client, matter that the firm consider include, for example, पहला integrity and business reputation। क्या क्या देखना पड़ेगा? बिजनेस की रेपुटेशन क्या है? एग्जाम्पल माल्या, दिवालिया, ऐसे लोग क्या काम करना है क्या अपन को? नहीं। दूसरा, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन देख लो बेटा, पता चला बैंक है, इंश्योरेंस है, तुम्हें इनका आइडिया ही नहीं, तुमने कभी जिंदगी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं पढ़ा, आरबीआई एक्ट नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत की बात है? यस। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर। एटीट्यूड कैसे है प्रिंसिपल ओनर का? भैया वो एकदम ऐसा है कि भाई एकदम वो दबंग टाइप का, जो होगा देख लेंगे। अगर उस टाइप का है और वो ढंग से कोई भी काम को मेंटेन कर नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रख रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत है। Whether client is aggressively concerned with maintaining firm fees as low as possible। ये क्या बोलना चाहता है कि क्या क्लाइंट का ध्यान सिर्फ एक ही चीज में, किसमें? ऑडिट फीस में। साहब कम रखो, साहब नहीं 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 साहब इतनी ज्यादा नहीं, मतलब उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, वो तो चाहते ही है कि तुम ज्यादा चेक ना करो। अपन बोल रहे ना, अरे सर हम तो इतनी फीस लेंगे, आपका इतना बड़ा काम है, हमें कितना चेक करना पड़ेगा? वो बोले सर चेक मत करना, छोड़ो ना, फीस ले लो। उसका मेन फोकस किस में है बताइए? फीस कम कराने में। फीस कम कराएगा मतलब अपन से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कराएगा, काम नहीं लेने का अपन को। ऐसा समझ में? इंडिकेशन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क में इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन डाल रहा है, बोला सुनो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने नहीं दूंगा, डॉक्यूमेंट मेरे से मत मांगने आना, जितना है उसी में से काम चला लेना। बोला करूंगा क्या भाई? मैं बोला भाई तुम्हारे एम्प्लॉय से बात करूंगा, बिल्कुल बात भी नहीं करना, उन लोग को काम करने देना। अगर ये सब टाइप का तुम लिमिटेशन डाल दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा? तो ऐसे लोगों के अपन को क्या नहीं करना, काम लेने का ही नहीं है। इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। पता चला कि भैया इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। या फिर रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। आखिर ये प्रीवियस फर्म को निकाल करके मुझे क्यों रख रहा है? प्रीवियस फर्म का कोई टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको निकाल दिया लात मार के, और मेरे को रख रहा है। सीए को ही निकाल के सीए को रख रहा है, ये क्या बात हुई? कुछ तो ऐसा जोल होगा जो कि वो उसके साथ उसका जमा नहीं होगा ना। इसीलिए तो हमेशा क्या बोलते हैं, जब भी आप फर्म में नए फर्म का अपॉइंटमेंट लो तो उसके पहले एक बार पुराने सीए से बात करो कि भाई क्या तकलीफ थी जो तेरे को निकाल दिया। फिर वो इनसाइट्स बताएगा, देखो सर ये प्रॉब्लम थी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे होता ही है, जैसे कि मेरे पापा के साथ था, ठीक है, एक क्लाइंट 3 साल से फीस नहीं दिया, फैमिली टर्म्स में अपन ने बोला नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ये था कि पापा लॉस में उनका काम कर रहे थे। लॉस में क्योंकि जितना हमारा ह्यूमन रिसोर्स लग रहा था उससे ज्यादा, मतलब जितना हमारा ह्यूमन रिसोर्स लग रहा था उससे कम हम उनसे फीस लेते। मतलब हमारा आर्टिकल, अगर 6 आर्टिकल वहां बैठे हुए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, एक सीए आपके लिए साइन कर रहा है, बाकी पूरी टीम जीएसटी की वर्किंग, आपके घर की इनकम टैक्स फाइलिंग, XYZ सब कुछ इतना काम कर रहा है, तो उसमें भी अपने घर से 5,000 रुपए लग जाते थे। पापा का कहना ये था, अगर उसमें पापा अपने साइन की कीमत ना जोड़े तो भी, लेकिन वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि गुड फेथ में, क्योंकि 10-15 साल से पापा ऑडिटर थे। तो बोले ठीक है कौन टर्म्स खराब करें, ठीक है वो भी रेपुटेड लोग हैं, अपन भी है, ठीक है कहीं ना कहीं कुछ और तरीके से वर्किंग्स निकल जाएगी, इनसे जाने देते हैं। अब 3 साल से आप फीस ही नहीं दे रहे हो, जब हम फीस बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो बताओ? आप खामखा ये बोल रहे हो कि नहीं हम फीस नहीं बढ़ाएंगे, ये है वो है। तो पापा ने बोला ठीक है काम करते, ऑडिट को कैंसिल ही कर देते हैं, आप ले जा लो, मैं रिजाइन कर देता हूँ। फिर रिजाइन करने के बाद एक ऑडिटर का क्या आएगा भाई, फोन आएगा। अब फोन आया तो भाई उनको अब ये ऑडिटर बता देंगे कि भैया देखो मेरा कारण यही था कि मेरा जितना पैसा लग रहा था वो तो फीस नहीं दे रहे थे, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा है, लोग खराब नहीं है, फ्रॉडुलेंट लोग भी नहीं है, पैसा देने में थोड़ा नाटक है, तो काम करना आप फीस पहले से तय कर लेना। मिनिमम इतनी फीस लगभग हमें लगती है, अगर अच्छा काम करोगे तो मिनिमम इतनी फीस होती है, लेकिन वो इतनी फीस दे नहीं रहे हैं। तो एक बार पहले फीस में झोल झाल होगा तो पहले फीस में ही बात करना, फिर ही काम को एक्सेप्ट करना। तो एटलीस्ट क्या हो गया, वो नया चार्टर्ड जो भी है, जो नए काम को ले रहा है वो तो संभल गया ना। नहीं तो ये तो क्लाइंट की फितरत है, इसके कारण क्या होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो इसीलिए इस टाइप का वर्किंग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का अच्छे से जल्दी से सारे पॉइंट्स याद करो, ये सारे पॉइंट्स याद करेंगे फास्ट।
पढ़ा क्या? पहला पॉइंट क्या है, अपन को क्या करना है बताइए? आइडेंटिफाई करना है क्या? बिजनेस की रेपुटेशन, वेरी गुड। दूसरा नेचर ऑफ क्लाइंट, ऑपरेशन देखना है, एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट, प्रिंसिपल, ओनर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अपन को क्या देखना है? क्लाइंट का अगर एग्रेसिवनेस किसके ऊपर है? फीस लो एज पॉसिबल के ऊपर है, तो फिर देखना है इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ वर्क, क्लाइंट माइंड इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। क्या ये बात समझ में आई? चलो, अब अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो आपको ये से प्रॉपर्ली रिजॉल्व करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। देखो, एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करो, अपने लिए याद रखना बेटा, सीए बनने के बाद आप काम के लिए नहीं मरते, काम आपके लिए मरता है। तो काम को लेने के पीछे मत दौड़ने का, अपने को क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। तो काम लेने से पहले, हाथ में लेने से पहले सारी चीजें पहले देख लो, ये अपने लायक है कि नहीं। अपन वो ऐसा नहीं आग में चल के देखते जलेंगे तो समझ लेंगे, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। यू आर प्रोफेशनल, समझ में? डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता ना, जैसे डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल कि चलो लेकर के देखते, चीरफाड़ करते, कुछ ना कुछ तो ही जाएगा, निकालेंगे, कुछ होगा, एकदम साफ सुफ करके वापस लगा देंगे। तो ऑन डेट बेसिस ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार, तुमने बॉडी खोल करके छोड़ दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भैया, जैसा और डॉक्टर का काम है वैसे ही सीए का भी काम है। तो मैं ऐसे ही नहीं, चलो लेकर के देख लेते हैं, जो होगा आगे समझेंगे, वैसा अपन को डेयर वाला नहीं खेलना है। तो इसीलिए पहले से ही अगर समझ लो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर्ली पहले आपको बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट आपको करना है। Where the firm obtain information that would have caused to decline an engagement, अगर ऐसी कोई खबर पता चल जाती है जिससे लग रहा है कि भैया अपन को ये काम को लेने का नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप देख लो अपनी पॉलिसी प्रोसीजर, कंटिन्यूएशन ऑफ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसमें आपको देखना पड़ेगा पहली चीज कि भैया प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। Whether there is a requirement for the firm to report to the person who made the appointment, क्या हमें ये बात उन्हें बतानी पड़ेगी जिन्होंने हमारा क्या किया, अपॉइंटमेंट किया। एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, कि भैया हम ये काम नहीं ले पाएंगे। आपने एजीएम में क्या कर दिया था, बोलो? एजीएम में क्या किया था? अपॉइंट कर दिया था आपने, ओआर पास कर दिया था, लेकिन वी आर वेरी सॉरी, दिस रीजन की वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे, काम को नहीं ले पाएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, भैया क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एंगेजमेंट को छोड़ दें? तो बकायदा छोड़ देना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो पहला पॉइंट था अपना, जो कि अगर आपको याद हो तो वो था लीडरशिप, याद आ रहा है? दूसरा पॉइंट था एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन। अब अपन क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेस को लेकर के सिंपल सी बातें रखी गई है कि आपके पास क्या होने चाहिए, सफिशिएंट पर्सनल होने चाहिए, कैपेबिलिटी वाले, अच्छे हों और सफिशिएंट हो, जिनके पास कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंस हो, कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल हो, जो कि ऑडिट के लिए जरूरी है। क्या ये बात समझ में? Such policy and procedure should address relevant HR issues including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. There should be emphasis on continuing what दोस्तों, professional development of the firm's personnel. क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? तो HR के ऊपर ये बातें दी गई हैं। देखो एक बार HR का पूरा वो पढ़ो, आप क्या बोलना चाहता है, एक बार रीड करो। बताइए, ह्यूमन रिसोर्स में क्या बोला है? पहला, सफिशिएंट पर्सनल होना चाहिए विद द कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी किसकी? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल, नेसेसरी टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट टू इनेबल द ऑडिटर ऑफ फर्म टू इशू रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ये लाइन मेरे को इतनी अच्छी लग रही है ना कि अगर हर आंसर में इस लाइन को डाला जाए तो मजा ही अलग आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये इतनी लाइन जो मैंने येलो की है, 3 लाइन है और मतलब कुछ नहीं है इसका। मतलब क्या है? यही है कि भैया ऑडिट ढंग से होना चाहिए, बस इसी लाइन को कितना शानदार शब्दों में बताया गया। और यही शब्द अगर आपके लिए आंसर्स में रहें तो अलग ही मजा दे देंगे। अरे आया कि नहीं है? जहां लग रहा है कि ऑडिट में अच्छा होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहीं डालना है कि भाई ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन SAAE, क्यों? ये लिख दो।
अरे समझ में आया? तो आपने ये लिख देने का इकाई के लिए टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट अकॉर्डिंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट टू इनेबल द ऑडिट फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर टू इशू रिपोर्ट एट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। हाँ कल चलिए, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऐसे अपन को ना लाइन ढूंढनी पड़ेगी। वैसे ही तो ये लाइन बहुत शानदार मिल गई है। चलो, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड एड्रेस रिलेवेंट एचआर इश्यूज। आपको देखना पड़ेगा रिक्रूटमेंट में, कंपनसेशन में, ट्रेनिंग, करियर में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो स्टेजेस होती हैं किसको अपॉइंट करने की, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फर्म्स पर्सनल। नेक्स्ट क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? अब काम करना भी तो है ना भाई। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें इसके लिए क्या करना होगा, तो अपन को सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एंगेजमेंट टीम से काम कराएंगे। काम तो खुद करोगे नहीं, तो एंगेजमेंट टीम को टाइम टू टाइम किसके बारे में अवेयर करना होगा? क्वालिटी के बारे में। पॉलिसीज बताओ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये बात बताओ। तो क्या बोला? कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव थ्रू ब्रीफिंग ऑफ एंगेजमेंट टीम। बार बार उन्हें ब्रीफ करो ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस फॉर कंप्लायंस विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, process of engagement, supervision and training, method of review, performance of work, appropriate documentation of work perform। उन्हें ब्रीफ करते रहो किसके बारे में? उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। भैया तुम्हारा काम क्या है, भूल ना जाओ, भटक ना जाओ। प्रोसेस फॉर कंप्लायंस विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को कैसे कंप्लाई करोगे। प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। फिर मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म। Consultation should take place in difficult or continuous matter pertaining to an engagement. Consultation include discussion at the appropriate professional level with individual within and outside the firm who have specialized knowledge to resolve a difficult or continuous matter. A firm needing to consult externally, for example, a firm without appropriate internal resource may take the advantage of advisory services provided by other firm. या तो internally काम हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास internal resources नहीं है तो आप advice के लिए किसके पास जा सकते हो? एक्सटर्नल सोर्सेस के पास। सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड। आहा आहा आहा, क्या बोल रहा है? सिग्निफिकेंट जजमेंट जो आपने किस में लिए हैं? इन एन एंगेजमेंट, मतलब एक ऑडिट के काम में लिए हैं, उसे रिव्यू कौन करेगा? ये अपन ने कहीं सीखा है अभी ऐसे 220 में, EQCR फॉर टेकिंग ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। और इसलिए वहां पे बताया गया था कि रिपोर्ट इशू होने के पहले EQCR की रिपोर्ट ले लेने का। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट। कितना रिव्यू होगा वो डिपेंड करेगा कितना बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, एंड द रिस्क दैट द रिपोर्ट माइट नॉट बी एप्रोप्रिएट, और कितना वहां पे रिस्क मौजूद है कि रिपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं होगी। द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ EP। ये नहीं समझ में आया? वेरी गुड यार, ये तो काम रिव्यू करने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसे ही को पूरा काम दे दो। वो जब तुम्हारे काम को चेक करने आए, तुम्हारा काम करने नहीं आया, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने वाली नहीं है। EQCR is mandatory for listed entity। क्यों? पब्लिक का पैसा लगा, अब भी तो समझाया रे, इसलिए पहले मैंने ऐसे 220 पढ़ाया, बाद में SQC1 पढ़ा रहा हूं। In respect of other engagement, firm should devise criteria to determine cases requiring performance of EQCR। बाकी केसेस में देख लेना आपको जरूरत है या नहीं है, नहीं तो अदरवाइज लिस्टेड एंटिटी में तो अनिवार्य है। There might be difference of opinion within ET with those consulted in between EP and EQCR. The report should not only be issued after consultation of such difference. In case recommendation of EQCR are not accepted by EP and matter does not result to reviewer satisfaction, the matter should be resolved by following established procedure। यहाँ साइड में लिखो, अगर क्या है, लड़ाई चल रही है किसकी? वेरी गुड। इफ क्या बोलेंगे अपन? इफ देयर इज लड़ाई, यस, कॉन्फ्लिक्ट। हमारा पीटी नहीं दे, चलो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ देयर इज, यही लिख दे यार, चलो। इफ, ये टाइप क्यों नहीं हो रहा यार, चलो डिक्टेट ही कर देता हूं। इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन EQCR एंड एंगेजमेंट टीम, सॉरी एंगेजमेंट पार्टनर,
then the matter should be resolved. और आप चाहो तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, जहाँ कहीं पे भी आपने लिखा होगा इसको कनेक्ट कर दो। फिर ये वाली लाइन है, 2 लाइन। आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो, क्या ये बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ राहुल समझाएगा। वेरी गुड राहुल। राहुल राहुल चलो बेटा। नहीं रे, हाँ ये राहुल क्या पढ़ा नलायक? मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ बोला तो 2 ठो लाइन पढ़ ली क्या? ये है बेटा, ये अच्छा आधा पढ़ा, तो आधे में भी मेरे को ये वर्ड क्यों नहीं सुनाई दिया? असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल। नलायक कहाँ से क्या पढ़ा है समझ नहीं आ रहा है। चलो, द असेंबली ऑफ व्हाट? दोस्तों फाइनल एंगेजमेंट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस। ये तो 230 वाली बात ही हो गई ना, कि जैसे ही एंगेजमेंट, सॉरी जैसे ही आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, सबके पास वर्किंग पेपर अलग अलग होंगे, उनको लेकर के यू हैव टू कंपाइल। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। विद इन 60 दिन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। यस और नो? चलिए। Policy and procedure should be designed to maintain what also confidentiality, safe custody, integrity, accessibility and retrievability. ठीक है। फिर क्या बोला गया यहाँ पे? Unless otherwise specified by law. ठीक है, क्या बोल दिया गया? अगर लॉ जब तक कि कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है तब तक क्या बोल दिया गया यहाँ पे? यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये बात भी अपन ने पहले पढ़ चुकी है। हाँ, ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो वर्किंग पेपर्स है वो किसकी प्रॉपर्टी है? अगर 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 मैनेजमेंट या फिर बिजनेस ओनर मांगता है उन पेपर्स को, तो क्या देना अनिवार्य है? ये किसके ऊपर है? अगर उसको देना होगा तो देगा। आपको मैंने इसके ऊपर एक स्टेप और आगे बताया था कि अगर मान लीजिए ब्रांच ऑडिटर ब्रांच को ऑडिट कर रहा है, उसने वर्किंग पेपर बनाया है, और ऑब्वियसली बात है ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट किसको देता है? मेन ऑडिटर को। तो मेन ऑडिटर बोल रहा है भैया तू मेरे को क्या दे? वर्किंग पेपर भी दे। क्या ब्रांच ऑडिटर वर्किंग पेपर दे जरूरी है क्या? नहीं, इट इज द ओनरशिप या प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वही बात लिखी है, पढ़ो पूरा। उसके नीचे वाला भी पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अभी तो ये पूरा पढ़ना है, अभी पैराग्राफ टू पैराग्राफ जा रहे हैं। अनलेस वाला पूरा पढ़ो, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पूरा पढ़ो। तीन पैराग्राफ, जल्दी पढ़ो बेटा राहुल, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, उससे भी पूछेंगे बेटा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो फिर मैं उससे पूछूंगा।
बताइए भाई, क्या समझ में आया मिस्टर राहुल? अच्छा, जो मैंने समझाया था भाई समझ में आया। हाँ, पूरा नहीं पढ़ा, नालायक कहीं का। चलो, तो क्या बोला गया यहाँ पर भाई? यहाँ पर बोला गया कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म की है। अगर उसको कोई पोर्शन या एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करना है क्लाइंट को, तो वो कर सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसे रिटेन भी करके रखना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंटेशंस को, ये डॉक्यूमेंटेशंस को रिटेन करना होगा, लेकिन यहाँ पर दे भी दिया है कितने समय तक रिटेन करना होगा? नॉट लेस देन कितने ईयर्स? 7 ईयर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो वही लिखा है। चलो, next concept and the last concept is monitoring. The firm should ensure that policy and procedure relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively and complied in the practice. Such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's system of quality control, including a periodic inspection of a selection of completed engagement. तो यहाँ पर अभी अपन ने कंप्लीट किया SQC 1 और ऐसे 220। यस, ये चैप्टर में है तो इंडिपेंडेंस के बारे में भी, लेकिन वो अपन को पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिर एक छोटा सा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? That means moral principle which governs a person's behavior. अपन बोलते हैं ना ये इंसान एथिकल नहीं है, इसके एथिक्स ही नहीं है कुछ। तो एथिक्स का मतलब क्या है भाई? कि उसका बिहेवियर सही नहीं है। कि मतलब अगर हम बात करें बीइंग एथिकल, मतलब कि बेसिकली क्या हो जाता है, जो इंसान क्या है एकदम सर्वगुण संपन्न टाइप का है, सर्वगुण संपन्न, जिसमें वो सच बोले, जस्टिस करे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, तो ऐसे इंसान को अपन एथिकल बोलते हैं। जो झूठ बोल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है, जो गलत काम करने के बाद भी गलत व्यवहार करता है, ऐसे इंसान को अपन क्या बोलते हैं? अनएथिकल। आया कि नहीं? तो ये बोल रहे द टर्म एथिक्स मींस मॉरल प्रिंसिपल व्हिच गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल। एथिक्स इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंट्रिंसिकली, मतलब अंदर से आता है बेटा। It has been inculcated in the habit and temperament of an individual. मतलब ये जो एथिक्स होते हैं ये इंडिविजुअली आते हैं, संस्कार परिवार के होते हैं, एथिक्स अपने आप से आते हैं। इसीलिए कई बार परिवार के संस्कार के विरुद्ध भी हम चले जाते हैं, क्योंकि हम तब एथिकली नहीं हो पाते। आया कि नहीं आया? तो क्या बोला? It has to be inculcated in the habit and temperament of an individual. So there is an overall culture of ethics. The force has to be strong enough to withstand an selfish motive or temptation. It is a state of mind to act and perform in accordance with the moral principle. Ethics is the science of moral and human conduct. Such moral principle and rules of conduct impose obligation upon individual. Need for professional ethics बेटा, professional ethics की जरूरत क्यों है? तो क्या बोला है? Professions like medicine have their code of ethics. Auditing profession is no exception. Rather, in the profession of auditing, requirement of ethics is manifold. It is due to the reason that society in general, government, client, taxing authorities, employees, investor, business and financial community in particular have reposed tremendous trust in the service rendered by CA. तुमको एथिकल रहने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप कौन हैं? CA। और CA मतलब विश्वसनीय लोग। आपने मोदी जी का भाषण सुना ही होगा कि PM के साइन की भी इतनी वैल्यू नहीं है जितना CA के साइन की। वो वैल्यू का मतलब है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट होता है ना कि भैया अगर इन्होंने क्या किया, साइन किया, मतलब सब कुछ अंदर सही होगा, तो यू हैव टू बी एथिकल। द पर्पस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। आज आप लोगों के ऊपर इंडिविजुअली भरोसा नहीं किया जा रहा है, तुम CEO तो भरोसा कर रहे हैं। राहुल जाकर के बोले मैं राहुल हूं, कोई भरोसा नहीं करेगा, समझना। वो जाकर के बोलते मैं CA राहुल हूं, तो वो राहुल छोड़ो, वो CA के चक्कर में क्या हो जाएगा? भरोसा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको वैसा ट्रेन किया है, आपके एथिक्स को इनकलकेट किया है। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स किसने भी बनाया? CA के लिए भी ICAI ने प्रोफेशनल एथिक्स बनाया, जो कि आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, CA फाइनल में आपको। इसीलिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बेसिकली आपको देखने के लिए नहीं मिलती होगी कि ऐसा CA करता है। एग्जाम्पल, होर्डिंग, रेडियो एड, ये सब सुने क्या CA के?
करवाना है आपको ऑडिट, आओ मेरी फर्म में, क्या ऐसा कुछ है क्या? क्या सुना है क्या? नहीं ना, वो नहीं कर सकते, वो होर्डिंग्स नहीं लगा सकते, वो इस तरीके का काम नहीं कर सकते। ये कारण क्या है? ये कारण है भाई कि हमारा प्रोफेशनल एथिक्स मना करता है। एक सीए अपने ही रिलेटिव का क्या नहीं कर सकता? हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। तो यही तो ये इंस्टीट्यूट ने ऐसे एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं, तभी तो अपन एथिकल रह पा रहे हैं। समझ में आए कि नहीं? प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। Professional ethics are based on morality. Human nature being what it is, a man often places his personal gain above service. मतलब personal gain नहीं देखता, वो क्या देखता है? Service. Therefore, person who as individual and as a class are willing to place public good above their personal gain have enjoyed respect and honor. जिन लोगों ने लोगों की भलाई की है, अपने से ऊपर लोगों को रखा है, उन लोगों को क्या मिली है? इज्जत। Very good, obviously बात है। But such a relationship can be maintained or enhanced only if professional body to which they belong would interpret the concept of public interest as broadly as possible. The respect and confidence enjoyed by a profession to a great extent is dependent on the strictness and scrupulousness with which such ethics are adhered by self-discipline. तो आपको जो इज्जत मिल रही है, तो ये जो आप इंजॉय कर रहे हैं पूरा प्रोफेशन, इस इज्जत को, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? ऑन द strictness and scrupulousness of which such ethics are adhered by. किसका? strictness and ये वाला scrupulousness मतलब कि किस बिहेवियर को आपको जो कंट्रोल करता है, ठीक है? आपको वही बोलना डिसिप्लिन्ड को अपन बोल सकते हैं। यस, नहीं बेटा, वो इसी के तो है बेटा, अंदाजे बयान ही बदल देता है बात को, अंदाजे बयान ही बदल देता है बात को, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, कोई भी बात नई नहीं है इस दुनिया में, से उसको बोलने का तरीका ही तो बदलना पड़ता है। ठीक है, वही सब्जी ढाबे में अच्छी लगती है और वही जाओगे हयात में खाने के लिए, तो हयात में सिर्फ क्या मिलेगा? प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है ना? तो ऑब्वियस है, अगर आप सीसीडी में जाते हो तो वो कॉफी के ऊपर दिल बना देता है, उसका 200 रुपये ले लेता है। इसी के बदले बाहर कहीं कॉफी पी लो, 20 रुपये मिल जाएगी, टेस्ट ज्यादा 20 रुपये वाले में आ जाएगा। आइए, तो वही वाले आइए। The distinguishing feature of the accountancy profession is its acceptance of the responsibility to act in the public interest. Professional ethics seeks to protect the interest of profession as a whole and act as a shield that enables us to command respect. ये सारी चीजें अपने कोई काम की नहीं है, बट हाँ मैं ये आपको बोलूंगा, ये आपको याद रखना है। हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथिक्स, ये आप लिख पाए। समझ में? बाकी प्रोफेशनल एथिक्स का ही कोई काम करिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल पक्का क्वेश्चन आएगा, IOCP2 प्लस इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन पूरा आएगा ही आएगा, मतलब 80% आई एम श्योर ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में होगा। फंडामेंटल उसका, इंडिपेंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंगेजमेंट पार्टनर की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? एक ऐसा इंसान बेटा जो लीड करता है किसको? एंगेजमेंट टीम को। अब वही बात कहीं लिखी होगी, पढ़ लेते हैं, कहाँ लिखी है? कहीं दी है क्या? हाँ, तो पहले पढ़ा था, हो सकता है यहाँ पे दी नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं दी है, तभी तो नहीं पढ़ा अपन ने। चलो, क्या ये बातें समझ में आई? पक्का? चलो जल्दी से MCQ बताएंगे। हाँ, बुक में शायद दिया होगा। चलो जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि केस बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी अपन बिना केस बेस के, मतलब बिना केस को पढ़े हुए करेंगे। बताओ ना जल्दी। केस को बिना पढ़े भी कर सकते, इसलिए क्वेश्चन 2 खोला बेटा, नहीं तो क्वेश्चन 1 भी हो सकता है। कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद कंपनीज न्यू सर्विस। नहीं, ये वाले में आपको समझ में आने में दिक्कत जा सकती है। ओके चलो ठीक है, जा रही है ना, चलो चलो ठीक है, ये अलग करो। अरे केस बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं।
चलो ये तो दिमाग लगा करके भी बता सकते हो कि उसने क्या नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। किसका? कम्युनिकेशन ऑफ दास एंड कंपनी। प्रीवियस ऑडिटर जो है उसने नए ऑडिटर का क्या नहीं किया, कम्युनिकेट का रिप्लाई। मतलब आपको फॉर एग्जांपल संजना एक सीए थी जिन्हें निकाला और मुझे रखा, अब मैंने इनको रिप्लाई बोला कि भैया आपको क्यों निकाला गया बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ऑडिट लेने वाला हूं। अब ये रिप्लाई ही नहीं कर रही है, ये क्या है दिक्कत है? बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर। इन्होंने प्रोफेशनली बिहेव नहीं किया। चलो फोर्थ पॉइंट। उन्होंने क्या नहीं किया बताइए? उन्होंने ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फेल टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने बताया ही नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी क्या होता है, ऑडिट होता है। तो उन्होंने इसमें क्या गड़बड़ी है? बिहेवियर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी की कॉम्पिटेंस एंड केयर? कॉम्पिटेंस एंड केयर। नेक्स्ट, which of the following statement is most appropriate regarding providing offer of work of IT service by auditor? IT service मतलब मैं ही आपके लिए सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। समझ में आए कि नहीं आए? क्या हो रहा है कि मैं ही आपको आईटी सर्विसेज दे देता हूँ, मैं ही उसकी क्या करूंगा, ऑडिटिंग करूंगा, चेकिंग करूंगा। तो क्या हो जाएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। बोलते ही नहीं आप लोग। चलो आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, बताओ। कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है? बताएंगे। SQC1 is premised on the basis of SA220 कि SA220 is premised on the basis of SQC1? पहले तो इंग्लिश समझ में आ रही कि नहीं ये बताओ। हाँ, प्रेमाइज मतलब जिस पे खड़ा है। SQC1 SA220 पे खड़ा है कि SA220 SQC1 पे खड़ा है? हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। 220 SQC1 पे खड़ा है। पहले अपन फर्म की क्वालिटी बनाएंगे ना, फिर इंडिविजुअल को। समझ में आए कि नहीं आया? तो वो हो गया। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2। इंक्लूड क्या करता है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। डी, यस, डी आंसर, क्योंकि बाकी चीजें वो करने नहीं देता है। ये लिखा इंक्लूड्स, तुमने से वही पढ़ा, हाँ ये तो उसी से मैच है, ये तो उसी से मैच है। अरे ये भी तो देखो। हाँ, which of the following not a fundamental principle governing professional ethics? Not a fundamental principle. डी, इंडिपेंडेंस है। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस नहीं है। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। बोलो। बी, क्या अपन उससे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू मेरे को क्या कर, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने में मेरी मदद कर। क्या बोल रहा है? इन नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ। कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है? ए वाला? पक्का? सच्ची? मुच्ची? ओके, करेक्ट एंड करेक्ट। The audit engagement letter is sent by client to the auditor. True. True. Audit engagement documentation should only be retained by the auditor for minimum 6 years. Yes. Incorrect. Theoretical question. बताएंगे पहला। पहला रुक जाओ, दूसरा बताओ। क्या लिखोगे इसमें?
ओवरलुकिंग नहीं करते, ओवर जनरलाइजिंग नहीं करते, यही सब। चलो नेक्स्ट। थर्ड वाला नहीं, रिकरिंग ऑडिट वाला पॉइंट आएगा। क्या बोलेगा यहाँ पर कि भैया चेंज द डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो आपको बताना है रिकरिंग ऑडिट में वैसे तो देना नहीं पड़ता, बट कुछ कुछ केसेस में देना पड़ता है। हाउ डज SQC1 एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस एंड एंगेजमेंट इज नॉट ब्रीच्ड बाय द ऑडिट फर्म। तो पूरी कहानी जो इंडिपेंडेंस की पड़ी थी SQC1 में वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या, एंगेजमेंट पार्टनर टेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग ऑडिट क्वालिटी इन एन ऑडिट एंगेजमेंट अकॉर्डिंग विद एस 220। व्हाट आर हिज ऑब्जेक्टिव इन टेकिंग एंड एम्फसाइजिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको यहाँ पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है? वेरी गुड, लीडरशिप। चार बातें। पहला, अच्छे से रिपोर्ट देनी है, पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, विदाउट फियर कंसर्न रेज करना, क्वालिटी के लिए जान दे देनी है। यस और नो? चलिए, इसमें एक जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ाना चाहूँगा, वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये थर्ड वाला जो अप्रोच है, ठीक है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन था। बोला जा रहा है कि भाई जो एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल्स बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स। व्हाट इज प्रिंसिपल बेटा? सिद्धांत। सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और एक होता है रूल बेस्ड। तो बोले एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। द एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इज दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स. It requires accountants to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skills and expertise. It requires that accountants should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusion. कि भैया वहाँ पर आपको क्या करना है? Spirit of ethics रखना है, ठीक है। अकाउंटेंट जो है वो प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करे हर सिचुएशन में अपनी नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज से, और साथ ही साथ प्रोफेशनल जजमेंट पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया है। रूल बेस ये बोलता है भैया जो मैंने रूल बनाया चुपचाप उसको फॉलो कर, अपना दिमाग मत लगा। प्रिंसिपल बेस बोलता है तू अपना दिमाग लगा, रूल बेस बोलता है अपना दिमाग मत लगा। इट मे लीड टू अ नैरो आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक्ड व्हाइल स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू द रूल्स. Further, rule-based approach is somewhat rigid, as it may not be possible to deal with every practical situation. क्या बोलना चाहता है? नहीं लगा सकते, क्यों? हर सिचुएशन के लिए रूल नहीं होते ना यार। कई बार अनयूजुअल सिचुएशन आ जाती है, समझ ही नहीं आ रहा कैसा करे, तो वहां आदमी को पीजे लगाना पड़ता है। What is पीजे? Thus, therefore, it is necessary that spirit of code is followed. और यही वाला क्वेश्चन आपको फर्स्ट मिला है। क्या बोला? Briefly outline how principle based approach differed from rules based approach. आ गया? बोलते ही नहीं आप लोग। यस। तो अगर अब अपन बात करें दोस्तों चलिए, आप देख सकते हैं सामने सर, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ ऑडिट है, स्कोप ऑफ ऑडिट है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, और ऐसे 200 है। ये सब मिलाकर के आपके पास आएगा 4 से 6 मार्क्स का। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है। ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग आएगा, ये कितने मार्क्स का? 8 से 12 मार्क्स का। इंटरनल कंट्रोल आएगा 8 से 12 मार्क्स का। इसके अलावा ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर ये आएगा आपका 12 से 18 मार्क्स का। समझ में आए कि नहीं आए? उसके अलावा आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 से 20 नंबर का, जिसको मैं बोल रहा हूँ रोज पढ़ लो। ठीक है,
कंप्लीशन एंड रिव्यू जो कि हमारा ऐसे 560, 570, 580 की बातें करता है, वो है 8 से 12 मार्क्स का। ऑडिट रिपोर्ट है 8 से 12 मार्क्स का। जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट अपना 14 जो है स्पेशल ऑडिट जैसे अपन बोल रहे हैं, 12 से 18 मार्क्स का। हाँ, तो अगर अपन बात करें बैंक ऑडिट ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का आएगा, 6 नंबर ले लो, 12 नंबर का स्पेशल ऑडिट हो गया मोटा माटी। और वो हो गया कितने नंबर का? 24 नंबर का वो है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये 2 ही चैप्टर में से इज्जत है पास होने के लिए। और आज जो अपन ने कंप्लीट किया वो 8 से 10 नंबर का था। समझ में आया? हाँ, छोटा अपने लिए इसलिए क्योंकि अपन ने इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा। इंडिपेंडेंस अपन पहले पढ़ चुके थे। हाँ, नहीं तो इंडिपेंडेंस भी है उसमें। अब सुनेंगे मेरी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर, ध्यान से समझना, ठीक है? मेरी बुक के हिसाब से अगर अपन आएंगे तो उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर अगर 1 पे जाते हैं, 1, 2 और कहाँ चला गया ये रहा, चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर हम बात करें तो मेरी बुक के हिसाब से ये हो जाएगा आपका नहीं 8 से 10 मार्क्स लिखेंगे वहां पे। 8 से 10 मार्क्स चैप्टर 1 और 2 मिला करके कितना है? 8 से 10 मार्क्स। फिर आपको दिख रहा है ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर। ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर पे आप प्लस करेंगे, वहीं पर ही प्लस करो, प्लस करेंगे 500 फुल सीरीज, उसी में ऐड कर लो 500 वॉट दोस्तों, फुल सीरीज। समझ में आया? तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका? 12 से 18 मार्क्स का। तो आप इसको 15 से 18 कर लो। कुछ समझ में आ रहा है? तो चैप्टर नंबर 3 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। प्लस पूरी ऐसे 500 सीरीज ले ली इसमें, जो मेरी कहां पर है? मिसलेनियस स्टैंडर्ड में 550 नहीं, इसमें भी 550 वगैरह नहीं है लो, क्योंकि अगर आप 550, 60, 70 डालते हो तो वो आ जाएगी कंप्लीशन एंड रिव्यू में, 8 नंबर और बढ़ गए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आप 3rd चैप्टर लेते हो और प्लस 500 सीरीज पूरी करते हो तो 8 से 12 ये हो गए, और 12 से 8 से 12 ये हो गए, और 8 से 12 ये हो गए, मतलब हो गए 16 से 24, 20 मार्क्स का लिख लो, 20 नंबर का 3rd चैप्टर प्लस ऐसे 500 सीरीज पूरी 20 नंबर की है। आया कि नहीं आया? कुछ बोल रहा हूं मैं? चलो, प्लानिंग वाला ठीक है, 8 से 12 नंबर ले लो। प्रिपरेशन फॉर ऑडिट, हाँ प्रिपरेशन फॉर ऑडिट, हाँ। चैप्टर 5 कौन सा? इंटरनल कंट्रोल वाला, 8 से 12। और उसी के साथ नहीं ना, प्लस करना पड़ेगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, प्लस वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला जो अब मेरी बुक में चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। अच्छा, इसके अंदर ना आप एक और ऐड करना, चैप्टर नंबर 3 में एक और ऐड करो, एनालिटिकल प्रोसीजर मेरा कौन सा चैप्टर है? 8, तो उसमें प्लस चैप्टर 8 करो। वो 7 है क्या? तुम लोग का कोई भरोसा ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो। रुको, 7 करो प्लस उसमें चैप्टर 3 में ही क्या करो, प्लस 7 भी कर दो, तो वो अपना 20 नंबर का वहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या करोगे? इंटरनल कंट्रोल पे प्लस क्या करोगे? चैप्टर 8, और जो उनका है वो ये। क्या ये बात समझ में आई? गवर्नमेंट ऑडिट को आइटम ऑफ उसके स्पेशल ऑडिट के साथ जोड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑडिट छोड़ो अभी, ये भी छोड़ो, मिसलेनियस स्टैंडर्ड भी छोड़ो, ऑडिट रिपोर्ट पे लिखो। बोल नहीं सकते, कारो और ये दोनों मिला करके, ये जो 10 और 11 चैप्टर है मिला के 8 से 12 नंबर का, 8 से 12 नंबर का। आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिखो
12 से 20 नंबर का। अब करो स्पेशल ऑडिट हो गया, प्लस करो चैप्टर 12, प्लस करो चैप्टर 6, प्लस करो चैप्टर 12, प्लस करो चैप्टर 6, उसको भी करो 12 से 18, 12 से 18। और फिर उसके नीचे लिखो एक और अलग से SQC1। अब नीचे मतलब कौन सा चैप्टर हो जाएगा, 15 चैप्टर कर लो उसको, 15th चैप्टर लिखो SQC1 220, SQC1 प्लस 220 प्लस इंडिपेंडेंस भी कर लो। चलो 8 से 10, बताएंगे। आया समझ में? तब आपको ऑडिट की स्ट्रैटेजी इसके हिसाब से बना लेनी है। अपना चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 सब हो गया है, ठीक है, 15 भी हो गया, वेरी गुड। अब अपना जो बच रहा है वो बच रहा है चैप्टर नंबर 12, डेट इज ऑडिट ऑफ बैंक्स, और दूसरा अपना बच रहा है क्या, ऐसे 710, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग फिगर्स। समझ में आया? पक्का? साथ ही साथ स्पेशल ऑडिट में शायद एक आध पार्ट बचा हुआ है, एक दो बचे हुए कंसेप्ट। तो कल अपन क्या करेंगे, कल अपन करेंगे ऐसे 710 प्लस स्पेशल ऑडिट का कोई पार्ट, प्लस होगा आपका टेस्ट कल। परसों अपन करेंगे ऑडिट ऑफ बैंक, 2 क्लास में ऑडिट ऑफ बैंक कंप्लीट हो जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय 25th विल बी आवर लास्ट क्लास, संडे को। समझ में आ गया? यस। जल्दी सुबह 6 बजे, 9 बजे रख लूँगा।